नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं आपके सामने क्राइम की कहानी के साथ। क्राइम की कहानी में आज बात फिर से एक बार नीट छात्रा के मौत मामले को लेकर के करेंगे, क्योंकि अब ये मामला जो है वो सीबीआई के पास पहुंच गया है। पहले पटना पुलिस, फिर एसआईटी, फिर सीआईटी और अब एसआईटी सीआईडी दोनों ही फेल हुए, तो सीधे ये जो पूरा मामला है वो सीबीआई को सौंपा गया, जिसको लेकर के कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि सीबीआई जांच तक बात क्यों पहुंची। परिवार वाले साफ साफ ये कह रहे हैं कि मुझे सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है, सीबीआई पर भरोसा नहीं है, मुझे न्यायिक जांच की ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद भी मामला जो है वो सीधे सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई के पास जब मामला पहुंचा है तो उसके बाद से अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या नीट छात्रा का जो ये पूरा मौत मामला है, जो कि 25 दिनों के बाद भी अब तलक उलझता हुआ नजर आ रहा है, कहीं से भी सुलझा नहीं है। पुलिस की नई थ्योरी अब भी जो है वो इसमें सामने आ रही है, नई नई चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं। कुछ चीज़ें सही साबित होती हैं तो कभी कुछ चीज़ें गलत साबित होती हैं। इसमें तमाम तरह के नए खुलासे भी हो रहे हैं। तो क्या ये मामला जो है वो सीबीआई के पास जाने के बाद अब पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? ये सवाल लगातार सीबीआई की जब से इस पूरे मामले में एंट्री हुई है तब से ये सवाल जो है वो उठ रहा है। ऐसे में ये भी सवाल है कि आखिर सीबीआई जांच की ज़रूरत क्यों पड़ी, जब परिवार वाले साफ साफ ये कह रहे हैं कि उन्हें सीबीआई पर भरोसा नहीं है, क्या होगा इसका परिणाम उन्हें पता है, तो फिर सीबीआई को ये केस जो है वो क्यों सौंपा गया? ठंडे बस्ते में जहां तक सवाल जाने की बात है वो इसलिए भी उठाई जा रही है क्योंकि सीबीआई को पूरे 25 दिन के बाद ये मामला सौंपा गया है, जबकि जो क्राइम सीन है वहाँ से सब कुछ हट चुका है। मामला काफ़ी उल्टा पुल्टा हुआ है। मामले में कई एंगल जो है वो अलग अलग एंगल आए, कई एंगल मोड़े गए, कई एंगल तोड़े गए। बहुत सारी चीज़ें इस पूरे केस में हुई। 25 दिन में क्या क्या हुआ आपने साफ साफ तौर पर देखा। पहले पुलिस की थ्योरी पलटी, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट आया, उसके बाद डीजीपी का बयान सामने आता है, तमाम चीज़ें होती हैं। उसके बाद एक बैठक होती है गृह मंत्री के पास और फिर केस सीबीआई को हैंडल कर दिया जाता है। तो लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, परिवार वाले भी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या सीबीआई जो है वो न्याय दिला पाएगी। वो इसलिए भी क्योंकि 25 दिन बीत चुके हैं, जैसा कि हमने आपको कहा, और 25 दिन बाद आखिर सीबीआई के पास उस पूरे मामले में जांच करने के लिए क्या बचा है। इसका जवाब अगर पुलिस दे पाए या फिर सरकार दे पाए कि सीबीआई अब उस पूरे मामले में किस एंगल से जाँच करेगी और कैसे करेगी। तमाम सबूत जो है वो खत्म हो चुके हैं, मिटा दिए गए हैं। 25 दिन बाद सीबीआई की इस पूरे केस में एंट्री हुई है। सीबीआई के पास पहले से भी कई केसेस जो हैं वो पड़े हुए हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे सीबीआई के पास है जो पेंडिंग है। कई ऐसे मामले सीबीआई को सौंपे गए कांड के बाद, जिसमें आपने देखा कि अब तक सीबीआई को क्या हासिल हुआ, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, आरुषि तलवार का केस हो, या फिर आप ये लगा लें कि शिल्पी जैन हत्याकांड का केस हो। क्या कुछ सीबीआई के नतीजे निकले वो सबके सामने है। और अब बारी है पटना नीट स्टूडेंट के साथ जो कुछ हुआ उस मामले की जांच करने को लेकर के। अब सीबीआई के हाथ कौन से नए सबूत लगेंगे, कौन सा नया सुराग मिलेगा, क्या कुछ होगा, ये जो है वो सवाल बरकरार है। और परिवार वाले साफ साफ ये कह चुके हैं कि सीबीआई पर उन्हें कहीं से भी भरोसा नहीं है। सीबीआई के पुराने रिकॉर्ड मामले जो हैं 2-4 हमने आपको बता दिए कि किस तरीके से जांच हुई और क्या हुआ। तो ऐसे में जो भी सवाल उठ रहे हैं इस मामले को लेकर के, वो सवाल लाजमी है। इस पूरे मामले में आप अगर देखेंगे तो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज 25 दिनों के बाद सामने आता है, जबकि सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस लगातार कह रही थी कि उनके पास है, तो फिर रिलीज़ क्यों नहीं किया गया। सीधे इतने दिनों के बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आता है और उस सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ होता है। 3:50 से लेकर के 4:01 यानी कि 11 मिनट का जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें कई चीज़ें हैं जिससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले 3:50 का जो सीसीटीवी फुटेज है, अगर आप वो देखेंगे तो छात्रा के केबिन के बाहर हलचल होती है। 4 से 5 लड़कियां आपको दूसरे विंडो में हम दिखा रहे होंगे जुटती हुई नज़र आती हैं। पहले उसे बुलाती हैं लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है, कोई हलचल नहीं होता है। 3:50 का ही ये पूरा घटनाक्रम है जब टेबल पर चढ़कर झांकने की कोशिश की जाती है, दरवाज़ा पीटा जाता है। फिर 3:51 होते होते जो दरवाज़ा है वो खटखटाया जाता है लेकिन गेट नहीं खुलता है, जिसके बाद लड़कियां आती हैं, गेट खुलवाने की कोशिश करती हैं लेकिन फिर भी गेट नहीं खुलता है। कुल मिलाकर के प्रकरण जो है वो लगभग 5 मिनट तक चलता है। और सबसे हैरानी तब होती है जब इस पूरे सीसीटीवी मामले में आप देखेंगे कि
जब ये पूरे मामले में जब 3:58 का वक्त होता है तो ऊपर से हाथ डालकर गेट खोला जाता है। कई लोग उसके अंदर जाते हैं, एक स्टूल लगा हुआ है, आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि स्टूल लगा हुआ है, उसके ऊपर एक लड़की चढ़ती है और फिर गेट खोला जाता है। पीली साड़ी में दूसरी महिला अंदर जाती है, रोने की आवाज़ आती है, फिर लड़कियां जो है उसके ऊपर पानी वानी डालती हैं, छात्रा के ऊपर पानी लेकर के दौड़ती हैं। 4:01 पर आप देखेंगे, 4 से 4:01 का जो टाइम पीरियड है वहाँ पर, कि एक युवक आता है और फिर छात्रा जब बेहोशी की हालत में अपने कमरे में रहती है तो उसे उठा करके सीधा ले जाता है और बाकी छात्राएं जो आसपास है, कोई पानी लेकर के दौड़ती हैं, कुछ जिसके हाथ जो लगता है वो दौड़ती हैं और फिर पूरा एरिया जो है वो सन्नाटा हो जाता है। ये सीसीटीवी फुटेज इस पूरे कांड के पूरे जब इतने प्रदर्शन हुए, सवाल उठे, पुलिस की फजीहत हुई, तो पूरे 25 दिन के बाद ये सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से छात्रा जो है एक अंदर जब बंद रहती है तो वहाँ पे देखा जाता है कि किस तरीके से स्टूल लगा करके कमरे के अंदर हाथ डाल करके दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जाती है। लेकिन पुलिस की थ्योरी में बात कही गई थी कि छात्रा ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर रखा था, लेकिन यहाँ तो हाथ डाल करके जब कोई भी दरवाज़ा खोल रहा है तो सवाल फिर ये भी उठते हैं कि फिर हाथ डालकर कोई दरवाज़ा लॉक भी कर सकता है। दरवाज़ा तोड़ते हुए यहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज में फ़िलहाल दिखाई तो नहीं दे रहा। इसके अलावा सवाल ये भी कि 31 जनवरी को ये मामला जो है वो सीबीआई को सौंपने का फैसला हुआ है राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन 31 जनवरी को ऐसा क्या हुआ? अब तक तो एसआईटी की जो टीम है उस पूरे मामले की जांच कर रही थी। एसआईटी की टीम ने कईयों के डीएनए सैंपल भी लिए थे, तमाम तरह की चीज़ें हुई थी, लेकिन 31 जनवरी का वो दिन आपको याद होगा जब 31 जनवरी को डीजीपी छात्रा के परिवार को मिलने के लिए बुलाते हैं। छात्रा का पूरा परिवार जब यहाँ मिलने पहुँचता है अपने रिश्तेदार के साथ, छात्रा की माँ, छात्रा के पिता और भी लोग, तो वहाँ डीजीपी के पास एक उम्मीद लेकर के वो लोग पहुँचते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इस पूरे मामले में कोई बड़ा खुलासा हो गया, कोई सबूत हाथ लगे, डीजीपी साहब कुछ बताएंगे, उनकी लड़की को न्याय मिल गया। लेकिन डीजीपी जो कहते हैं, जब पूरी बात छात्रा के जो परिवार वाले हैं वो बाहर आकर के बताते हैं तो वो बेहद शर्मनाक लगता है। डीजीपी जिसके पास पूरे न्याय की उम्मीद लेकर के परिवार वाले पहुंचे थे, वहां डीजीपी ये कहते हैं कि तुम्हारी बेटी के साथ कोई रेप नहीं हुआ है, जो भी हुआ है सब उसके खुद की वजह से, यानी कि मामला जो है वो सुसाइड का बताते हैं कि उसने खुद की जान खुद से ले ली, डायरी में लिखती थी, दवाई का सेवन किया था, तमाम तरह की बातें डीजीपी की तरफ से कही जाती है, जिसको लेकर के छात्रा की मां जब बाहर निकलती हैं तो इस बात का जिक्र भी करती हैं। तो मां को डीजीपी ने साफ साफ कहा कि आपकी बेटी के साथ गलत नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है। डीजीपी के बयान के बाद फिर गृह मंत्री सम्राट चौधरी, जब ये पूरा बवाल होता है, जब मां और बाप जब मीडिया के सामने बयान देते हैं और जब बवाल होता है, तब फटाफट गृह मंत्री सम्राट चौधरी एक्शन में आते हैं और फिर गृह मंत्री के आवास पर पहुंचते हैं एसआईटी के चीफ, आईजी, एसएसपी, डीजीपी। इन तमाम लोगों के साथ एक मीटिंग होती है। वहाँ पर मीटिंग में अंदर क्या कुछ बातचीत होती है वो तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन मामला सीधे सीबीआई तक जाने की जो बात है वो सामने आती है। अब ऐसे में सवाल डीजीपी के बयान पर भी उठता है कि जब डीजीपी ये साफ साफ परिवार वालों को कहते हैं कि तुम्हारी बेटी के साथ कुछ भी नहीं हुआ है, आपकी बेटी ने दवाई खा ली थी, खुद ही से खुदकुशी कर ली, या तमाम तरह की बातें जो भी वो कह रहे हैं, तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या झूठ कह रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपने देखा कि लड़की के शरीर पर कई जगहों पर नोच खरोच के जो निशान हैं वो मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही ऐसी रिपोर्ट थी कि जब सामने आई तब जाकर के पुलिस की जो थ्योरी है वो पलटी, और पुलिस की थ्योरी पलटने के बाद ही पुलिस की जो फजीहत है वो शुरू हुई, और यहीं पर ये बात जो है वो खुल करके सामने आई थी कि छात्रा के साथ यौन हिंसा हुआ था, और उसमें साफ साफ ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी गई थी कि सेक्सुअल असॉल्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, अगर आपको याद होगा तो ये तो हो गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो एसएसपी ने भी बयान दिया और वहाँ बताया कि छात्रा के साथ यौन हिंसा की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसके पहले तक अगर आपको एसएसपी का बयान याद होगा जिसको लेकर के बवाल मचा, तो एसएसपी ये साफ साफ कहते नजर आ रहे थे कि यौन हिंसा जैसी कोई बात नहीं है। यूरिन रिपोर्ट में ये आया है कि दवाई खाने की वजह से, ओवरडोज होने की वजह से छात्रा बेहोश हुई और फिर उसकी मौत हो गई, यानी कि काइंड ऑफ सुसाइड की बातें ये कही जा रही थी। इसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में और बड़ा खुलासा होता है। खुलासा ये कि छात्रा के कपड़े पर स्पर्म मिलते हैं।
जिसके बाद एसआईटी की टीम एक्टिव होती है और फिर तमाम लोगों के जो डीएनए सैंपल हैं वो लिए जाते हैं। संदिग्ध होते हैं कई लड़के, डाउट के आधार पर कई लोगों को बुलाया जाता है। 25 लोगों की बात सामने आती है, लेकिन लगभग 18 लोगों के जो सैंपल हैं वो लिए जाते हैं। अब डीजीपी पर यहाँ पर फिर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब कोई मामला ही नहीं है, जब लड़की के साथ रेप नहीं हुआ, जो वो उसके माता पिता को कहते नजर आ रहे थे, तो फिर ऐसे में डीएनए सैंपल की जांच की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? ये बात हमने पहले भी कही थी और आज भी कह रहे हैं कि आखिर डीजीपी को उस वक्त छात्रा के माँ बाप को बयान देने के वक्त बताना चाहिए था कि आखिर किस आधार पर एसआईटी ने डीएनए सैंपल लिए हैं और किस आधार पर ये जांच हो रही है। जब मामला रेप का है ही नहीं तो फिर डीएनए सैंपल की ज़रूरत क्यों पड़ी? और उससे भी बड़ी बात ये कि एसआईटी की टीम तो जांच कर ही रही थी और फिर जब डीजीपी ने डिक्लेयर ही कर दिया परिवार वालों को कि कोई भी मामला सुसाइड का ही है और कोई भी मामला रेप का नहीं है, इसमें कोई भी बात इसी सामने नहीं आ रही है, छात्रा डायरी लिखती थी और तमाम तरह की बातें, तो फिर जब मामला है नहीं तो फिर मामला सीबीआई को क्यों सौंपा गया? आखिर कुछ है ही नहीं तो फिर सीबीआई इसमें क्या करेगी? सवाल जो ये उठ रहे थे लगातार कि सीबीआई को मामला क्यों सौंपा गया, तो इसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है क्योंकि विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू होने वाला था और जाहिर सी बात है जब विधानसभा का सत्र शुरू होता तो उसमें ये सवाल जो है वो भी उठते। विधानसभा का सत्र जब शुरू होता तो उसमें ये सवाल जो है वो भी उठते और फिर सवालों का जवाब देना सरकार के लिए भी काफ़ी मुश्किल सा हो जाता। इस तमाम चीज़ों को देखते हुए सीधे मामला जो है वो सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया ताकि जब सवाल पूछा जाए तो सदन में ये कहने को या बाहर ये कहने को हो अब कि मामला सीबीआई के पास है, सीबीआई अपने एंगल से अपने तरफ से जांच जो है वो कर रही है। सीबीआई की एंट्री का मतलब है बिहार पुलिस इस जघन्य घटना की जांच के लिए सक्षम नहीं है। इसका एक मतलब ये भी है क्योंकि अगर पटना पुलिस जिस तरीके से जांच होनी चाहिए थी, अगर उस तरीके से जांच करती या एसआईटी की टीम गठित की गई इसके लिए, अगर वो इस तरीके से और ढंग से जाँच करती तो फिर मामला सीबीआई तक नहीं पहुँचता, कोई ना कोई निष्कर्ष निकलता और फिर मामला वहीं पर क्या कुछ है इस पूरे मामले में निकल कर के सामने आता। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के अब पूरे बिहार में बवाल हो रहा है, खास करके जहानाबाद में सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो ये मामला है उसने सरकार के उन तमाम दावों को खोखला कर दिया गया है जिस दावे में नीतीश सरकार जो है वो गुड गवर्नेंस का दावा करती है। वो तमाम गुड गवर्नेंस का जो दावा है वो बस मंच तक ही सीमित रह गया। अगर आप उसको धरातल पर देखें तो कहीं भी ये मामला जो है वो दावे जो है वो सक्षम साबित होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वहीं अगर गृह मंत्री सम्राट चौधरी की अगर हम बात करें तो अभी गृह मंत्री बने हैं, मंत्रालय संभालने के पास उनके पास एक बड़ा मौका था इस केस को सख्ती से निपटवाने का। पुलिस इस तरीके से काम करती कि एक मिसाल जो है वो पेश होता, लेकिन यहाँ फिलहाल कुछ भी वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। बड़ी स्टार्टिंग से अगर आप इस पूरे केस को देखेंगे 6 जनवरी के बाद से ही तो पूरे मामले में बड़ी लापरवाही पुलिस की देखने को मिली। क्राइम सीन अगर देखा जाए, जो हॉस्टल जहां पर ये सब कुछ हुआ उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, कई दिनों तक कमरा पूरी तरीके से खुला रहता है। पुलिस की लापरवाही थी कि उस पूरे हॉस्टल को उसी वक्त सील नहीं किया गया। 9 जनवरी के बाद जब पुलिस हरकत में आती है तो भी उस तरीके से काम जो है वो नहीं करती है और कई चीज़ों से छेड़छाड़ होने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। इस पूरे मामले में दरवाज़ा खुला रहता है, कई लोग अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, सारी चीज़ें इधर उधर हो गई। उसके बाद एसआईटी को जांच सौंपी जाती है, फिर एसआईटी कई बार हॉस्टल में जाती है, बाहर आती है, लेकिन तब भी कोई भी चीज़ जो है एसआईटी के हाथ में अब तक नहीं लगी है। अब पूरा मामला जब सीबीआई के पास आया है तो जैसा कि हमने आपको कहा कि सवाल उठना लाजमी है कि क्या अब ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के अब सबकी नज़र इस बात पर भी है कि जो काम पटना पुलिस नहीं कर पाई, जो काम एसआईटी की टीम नहीं कर पाई, जो काम सीआईडी नहीं कर पाई, क्या सीबीआई की टीम कर पाएगी? क्या सीबीआई इस बार इस जांच में परिवार और नीट छात्रा दोनों को न्याय दिला पाएगी? फिलहाल के लिए क्राइम की कहानी में इतना ही। आप जुड़े हमारे साथ हर रात 10 बजे क्राइम की कहानी देखने के लिए। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक।